हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाय पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस में आपका चैप्टर जो रहेगा वो 5वां है। नई एनसीईआरटी के अनुसार आपके पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। इस अध्याय से आपको बहुत सवाल आते हैं, यानी बहुत क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हम आपको लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे मनुष्य में पाचन। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, किस किस अंग का प्रयोग होता है, कौन से अंग से कौन सा रस स्रावित होता है, कितने चरणों में पूरा कंप्लीट होता है। तो पूरा हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पोषण क्या है, सारी चीजें, विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, डिटेल से, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे जिससे आपके नंबर कंप्लीट हो जाए। इसका चित्र सहित भी वर्णन आता है, तो हम आपको चित्र भी बनाएंगे और साथ में एकदम सरल वे में आपको बताएंगे भी कि चित्र आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मनुष्य के आहार नाल का चित्र सहित आपको वह पूरा एकदम वो बताना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन आंसर उसी का रहता है, पूछने का तरीका अलग अलग रहता है। तो आज इस क्वेश्चन को एकदम से सरल भाषा में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पोषण। पोषण एकदम सिंपल भाषा में जाने, यानी जिसे हम बोलते हैं सभी ऐसा भोजन जिसमें सभी चीजें उचित मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कि आपका जो भोजन है यानी आहार है, उसमें आपके खनिज लवण, विटामिन और आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीजें उस आहार में मौजूद हो, ये हमारा पोषण है। तो सिंपल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, यानी पोषण क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों का ग्रहण करना, वही हमारा क्या कहलाता है? पोषण। सिंपल भाषा में हमने क्या समझा कि पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। यानी जितनी भी हम चीजें, वस्तुएं खाते हैं वो हमारे लिए पोषक होती हैं। कुछ ज्यादा पोषक होती है, कुछ कम पोषक होती है, कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होती है। जैसे हमने अगर उस तरह की चीजें खा ली है, तेली चीजें ज्यादा खा ली है, तो हमारे कभी कभी जो हमारा पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है और नुकसान भी करता है। तो जितनी भी पोषक चीजें हम खाते हैं यानी ग्रहण करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा पोषण कहलाता है। अब हम जानेंगे, आपको पोषण क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों की, पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यानी पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना हमारा पोषण कहलाता है। अब हम जानेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ध्यान से अगर हम आपको बताएं तो स्वपोषी पोषण वो होता है जैसे पेड़ पौधे करते हैं, यानी वो किसी अन्य जीवों पर या अन्य किसी पर निर्भर नहीं होते। स्व मीन्स स्वयं, पोषण माने खुद का भोजन बनाना, यानी पोषण करना यानी भोजन। जो स्वयं द्वारा भोजन बनाते हैं वो हमारे होते हैं पेड़ पौधे। जैसे वो सूर्य के प्रकाश से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की किरणें और ऊर्जा लेते हैं, नीचे से अपना वो जाइलम द्वारा जल लेते हैं और अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वो किसी अन्य पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण। सिंपल परिभाषा में देखेंगे स्वपोषी पोषण क्या है, पढ़ते हैं। यानी स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत, बाह्य ऊर्जा यानी बाहरी ऊर्जा से जो स्रोत है वो हमारा सूर्य, यानी सूर्य क्या प्राकृतिक स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का सूर्य है। यानी सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है, वही हमारा ये स्वपोषी पोषण कहलाता है। ये कौन करते हैं? ये हमारे पेड़ पौधे करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे में हमारे पादप आते हैं, सारे ज़्यादातर पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। कुछ होते हैं पौधे, जैसे आप पढ़े होंगे कीटभक्षी पौधे, जैसे ड्रोसेरा हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया। ये पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन के कारण ये मरुस्थलीय जगहों में उगते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों को अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसे भोजन करते हैं। तो सबका अलग अलग पोषण करने का तरीका होता है। कुछ जीव जैसे हमने कुछ पौधों को बताया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते, तो ये हमारे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। यानी विषम पोषी पोषण में हमारे जीव जंतु आते हैं। हम जो हैं यानी मनुष्य अदर जीवों पे नहीं, अदर पौधों पे निर्भर होते हैं। जैसे आपका गेहूं, चावल, जौ, मक्का आदि पे हम निर्भर होते हैं, यानी हम पौधों पर निर्भर होते हैं। हम किन पे निर्भर हैं? पौधों पर निर्भर है। तो हम क्या कैसे हैं? विषम पोषी है, यानी हम दूसरों पे निर्भर है, तो हम क्या कहलाए? विषम पोषी। जैसे कुछ जंतु हैं जो अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले ये साइंटिफिक भाषा में जानेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या है। तो इसको पढ़ेंगे। इसमें दूसरों जीवों द्वारा तैयार किए गए
जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, यानी जो दूसरे जीव है उनके द्वारा जो तैयार किया जाता है जटिल पदार्थ, उनका हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को सिंपल भाषा में जानेंगे, किसी जीव द्वारा जो पोषक पदार्थ है उनको अंदर ग्रहण करना, यानी वही हमारा अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी दूसरों जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, वही हमारा विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो हमने क्या समझा, सबसे पहले पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब हम आगे पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण के चरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं में जो पोषण होता है वो कितने चरणों में होता है। जीव जंतुओं में जो पोषण होता है वो कितने चरणों में होता है, आगे चल के हम आपको और डिटेल में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारे अगर हम मनुष्य के आहार नाल की बात करें तो हम सबसे पहले मुख गुहिका यानी मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ जैसे अन्य जंतु हैं, जैसे आप हाथी देखेंगे तो अपने सूंड द्वारा वो भी भोजन ग्रहण करता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन पूरा जो जंतुओं द्वारा ये पोषण हो गए चरण, वो 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं, याद रखेंगे बच्चे, जंतुओं में पोषण के चरण कितने होते हैं, 5। पहला आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका होता है पाचन, तीसरा आपका होता है अवशोषण, और चौथा होता है आपका स्वांगीकरण, पांचवा होता है मलत्याग, जिसे हम बहिक्षेपण बोलते हैं, बहिक्षेपण। ये होते हैं। तो पहला आपका क्या है, अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका पाचन, तीसरा आपका अवशोषण, और चौथा आपका स्वांगीकरण, और पांचवा आपका मलत्याग। इसको एकदम डिटेल से हम विद चित्र की सहायता से आपको बताएंगे। अब हम जानेंगे अंतर्ग्रहण, यानी अंतर्ग्रहण क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। लिखा है कि जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने का प्रक्रम, यानी जो मनुष्य भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। यानी जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। सिंपल भाषा में, यानी अगर हम भोजन को अंतर कर रहे हैं, मनुष्य द्वारा या जीवों द्वारा भोजन को अंदर ले जाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। उसके बाद दिया है कि जैसे मानव में हाथों द्वारा, यानी हम हाथों द्वारा भोजन को मुख तक ले जाते हैं, और अन्य जंतुओं में जैसे हाथी अपनी सूंड द्वारा भोजन को मुख में ले जाता है। आप कीट पतंगे यानी कीटों को देखे होंगे तो उनके एक मुखांग होता है, मुखांग द्वारा वह भोजन को मुंह में ले जाते हैं। तो अलग अलग ये मनी अंतर्ग्रहण जो होता है ये विभिन्न अंगों से इसकी क्रिया पूरी होती है। यानी कई हमारे हाथ में देखेंगे तो हमारी उंगलियों द्वारा भोजन को ऐसे ले जाकर हम मुख में खाते हैं। यानी जो ये हमारा अंतर्ग्रहण है ये हमारी कई अंगों द्वारा मिलकर ये काम होता है। यानी जो जंतुओं द्वारा या जीवों द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। मनुष्यों में हम हाथों द्वारा भोजन को मुख में ले जाते हैं, हाथी जो होता है वो अपनी सूंड द्वारा भोजन को मुख में ले जाता है। ये हमारा हुआ अंतर्ग्रहण। अब हम जानेंगे पाचन। आप कहते हो ना कि मेरा पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा खराब है, मुझे ये चीज़ पचने में देर लगती है, यानी मेरा जो पेट है वो इस भोजन को पचा नहीं पाता। तो इसको एकदम ध्यान से समझना। यानी पाचन जब हम कोई भोजन करते हैं उसको वो हमारे जटिल पदार्थों में रहता है तो उसको सिंपल और सरल अणुओं में तोड़ना, वही हमारा सरल भाषा में कहें तो वही पाचन कहलाता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। पाचन क्या है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु के शरीर से स्रावित पाचक विकारों की सहायता से, यानी जब आपका भोजन पेट में जाता है तो कई जो रस होते हैं वो स्रावित होते हैं। यानी हमारे पेट से जैसे हमारे जठर रस हो गया, पित्त रस हो गया, अग्नाशयी रसें हो गई, तो ये सब जो रस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब मिलकर भोजन को क्या पचाने में सहायता करते हैं। यानी सिर्फ हमारा पेट ही नहीं पाचन का काम करता है, हमारे पेट में जो कई अंग होते हैं वो सारे मिलकर भोजन का क्या करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। वही दिया गया है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु के शरीर से स्रावित पाचक विकार, यानी पाचक विकार जितने भी पाचन में सहायता करते हैं वो सारी चीज़ें पाचक विकारों की सहायता से भोजन के जो बड़े जटिल अणु होते हैं वो उनको क्या करते हैं, अबिलेय अणु, उनको छोटे एवं सरल विलेय अणुओं में, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो उसको दांतों द्वारा तो आप छोटे छोटे महीन टुकड़ों में करते हैं, ग्रस नली द्वारा वो आपको लार द्वारा लुगदी बनाकर वो अंदर जाता है अमाशय में, फिर लेकिन वो किस में होता है, वो बड़े जटिल एवं अविलेय अणु, यानी उसको हम विलेय नहीं होता तुरंत, तो उसको जो हमारे पाचक विकार यानी पाचक रस जो होते हैं वो उनको कैसे तोड़ते हैं, छोटे अणु और सरल विलेय अणुओं में विघटित हो जाते हैं। यही हमारा पाचन कहलाता है। यानी पाचन को सिंपल भाषा में समझे कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अविलेय अणु होते हैं और वो हमारे क्या होते हैं, बड़े अणु होते हैं, यानी जटिल अणु होते हैं। उनको तोड़ना, उनको सिंपल अणु और सरल अणुओं में तोड़ना, विलेय अणुओं को बनाना, यही पाचन का मेन काम होता है। तो ये हमारा रहा पाचन।
अब हम जानेंगे अवशोषण, यानी जब हमारा भोजन पच के बाद अवशोषण में क्या होता है। भोजन तो पाचन से हमारा पच जाता है, यानी अविलेय अणुओं को और जो बड़े जटिल अणुओं को उनको सरल और आपको विलेय अणुओं में तोड़ना, वो हमारा पाचन हो गया। अब हम जानेंगे अवशोषण, यानी अवशोषण का काम क्या होता है। ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें सरल अणु आंत्र की दीवार को पार करके रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तथा रक्त के प्रवाह द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यानी आप कहेंगे जैसे जो हमारी बॉडी के लिए यूज है, जैसे हमारी बॉडी को वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए या और कुछ चाहिए, तो जब पाचन होने के बाद अवशोषण में जाता है भोजन, तो वो अवशोषित जो हमारे बॉडी को चाहिए वो सिर्फ चीज़ें वही अवशोषित करता है, बाकी आगे बढ़ा देता है। यानी अवशोषण में सिर्फ हमारे भोजन में पाचक रसों को अवशोषित करने का काम होता है। यानी अगर हमारी बॉडी को वसा चाहिए तो वो सिर्फ वसा को अवशोषित करेगा, अगर ब्लड में और कुछ भी हमको चाहिए वो चीज़ सिर्फ अवशोषित करने का काम होता है अवशोषण में। अब हम जानेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है। अगर जिस व्यक्ति या जिस बच्चे की स्वांगीकरण की क्षमता अच्छी होगी, उसका जो बॉडी होगा वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, डेवलप होगा, क्योंकि स्वांगीकरण की क्षमता के अनुसार आपकी ग्रोथ होती है। यानी आपके शरीर की, आपकी हाइट की, आपके चेहरे पे ग्लो, ये सारी चीज़ें अगर आपका स्वांगीकरण अच्छा है तो होता है। तो स्वांगीकरण को ध्यान से पढ़ेंगे कि सरल एवं विलेय अणुओं के शरीर में अवशोषण के बाद अवशोषित अणुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार से उपयोगी स्वांगीकरण किया। जैसे अगर अवशोषण में हमने पढ़ा कि जो भी सरल और विलेय अणुओं के शरीर में जो अवशोषण होता है, उसके बाद जो भी बचता है, यानी अवशोषित अणुओं का शरीर में विभिन्न प्रकार से उपयोग करना ही हमारा स्वांगीकरण कहलाता है। यानी जो हमने अवशोषित किया उनका उपयोग हमारी बॉडी कहाँ कहाँ कर रही, किस तरह से कर रही, वही क्या कहलाता, हमारा स्वांगीकरण कहलाता। लास्ट और अंतिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का सिंपल भाषा में बोलेंगे मल त्याग। जैसे कि जो हमने जो खाना खाया है उसको आप जैसे सिंपल भाषा में कहें लैटिंग, यानी आप उसका परित्याग कैसे करते हैं, तो जो बिना पचे या बिना अवशोषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बोलते हैं बहिक्षेपण यानी मल त्याग, इसे परित्याग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आपने भोजन खाया है या जितना भी आपने खाना खाया है और वो जितना पच गया और जो नहीं पचा उसको भी बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहिक्षेपण। और ये मल द्वार या गुदाद्वार द्वारा निकाला जाता है। जब हम इसको चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे तो एकदम डिटेल से बताएंगे कि आपका पाचन कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है, स्वांगीकरण कहाँ होता है, ग्रास नली क्या होती है, मुख गुहिका क्या होती है, और सारी चीज़ें एकदम डिटेल से बताएंगे। इसके बाद हम अब चित्र द्वारा आपको पूरा समझाएंगे। अब हम चित्र द्वारा एकदम बेसिक से जानेंगे कि भोजन कहाँ से होकर कहाँ कहाँ गुजरता है। तो हमने चित्र बना रखा है और इसी चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ध्यान से देखना, ये है हमारा मुख यानी आपको पता है कि हम भोजन मुंह पे लेते हैं, यानी मुख से खाते हैं। भोजन को जब आप खाते हैं तो दांतों द्वारा, दांत हमारे जो होते हैं, ये इनके बारे में अभी हम जब इसके पूरी डिटेलिंग से पढ़ाएंगे तो हम आपको मुख में पूरा बेसिक से बताएंगे कि मनुष्य में कितनी बार दांत आते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं और ऐसे दांत कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, दांतों का सूत्र भी बताएंगे, साथ में साथ दांतों का जो रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे आपका मसूड़ों का हो गया, पैरिया हो गया, ये सारे दांत जो रोग होते हैं दांतों में। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि दांत में जो क्षय होता है दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से होता है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे बड़े दुश्मन है दांतों का। तो जो हम भोजन मुख पे लेते हैं तो दांत जो हमारे होते हैं इनको छोटे छोटे महीन टुकड़ों में विभाजित करते हैं। उसके बाद हम आपको जीभ भी बताएंगे कि जब आप मुख से भोजन लेते हैं फिर हमारे दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों, महीन टुकड़ों में पीसा जाता है। उसके बाद जो हमारी जीभ होती है, जीभ का सारा कुछ बताएंगे। जीभ में हम आपको बताएंगे कि जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, स्वाद कलिकाएँ, ये सारी चीज़ें, और हमें मीठे का स्वाद किस भाग से, जीभ के किस भाग से होता है, कड़वे का और खट्टे का, ये सारी चीज़, नमकीन का, सारा कुछ हम आपको बताएंगे कि जीभ में कहाँ से कौन से स्वाद से कहाँ से लिया जाता है, आगे वाले भाग से, पीछे वाले भाग से, सारा कुछ, और कौन कौन सी ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। यानी जो जीभ का मेन काम होता है वो भोजन को उल्टने पलटने में मुंह पे, और साथ ही साथ भोजन को लुगदी बनाने में होता है, ताकि आपको निगलने में आसानी हो सके। आप देखते होंगे जब आप भोजन हड़बड़ी में खाते हैं तो आपका भोजन महीन टुकड़ों में नहीं होता, ना ही आपकी जीभ जो होती है वो पूरा लार को पूरी लुगदी बनाती है ताकि आ जाओ। ऐसे ही फिर आपको यहाँ दिक्कत होती है गुटकने में, फिर आप कहते हो पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, अटक गया है, ऐसे करके होता है।
है, तो यानी भोजन को निगलने में सबसे जो मेन भूमिका होती है वो हमारे दांतों की और हमारी जीभ की, और वो जीभ से निकलने वाली एंजाइमों की, यानी जो लुगदी बनाने में काम करते हैं। तो भोजन को सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हाथ द्वारा हम भोजन मुख पे लाते हैं। मुख पे लाने पे बाद हम हमारे दांतों द्वारा उसे महीन टुकड़ों में करते हैं, फिर जीभ द्वारा उसे लुगदी बनाते हैं ताकि हमें निगलने में आसानी हो। देखो जो ये हमारी ये क्या है, ग्रास नली, इसे ग्रचिका बोलते हैं या ग्रास नली बोलते हैं। तो ये हमारी ग्रास नली है, इसी से होकर हमारा भोजन अमाशय में जाता है। लेकिन इसमें जो भोजन नीचे जाता है, आप देखते होंगे ये डायरेक्ट अमाशय पे नहीं जाता है, यहाँ होता है क्रमानुकुचन, यानी भोजन सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, ऐसे ऐसे करके जाता है ताकि ये इसमें डायरेक्ट गिरे ना। अगर ये गिरेगा तो इसकी जो दीवारें होती यानी परतें होती है अमाशय की, उसमें क्षति ना आए, इसलिए भोजन हमारी नली द्वारा क्रमानुकुंचन द्वारा जाता है, यानी सिकुड़ के और फैल के जाता है। ये हमारी है ग्रास नली, यानी भोजन सबसे पहले मुख पे जाता है, मुख से फिर दांतों द्वारा महीन टुकड़ों में लार से, उसके बाद ग्रास नली में आता है, यानी ग्रास नली यहाँ पर आता है। ग्रास नली में हम आपको बताएंगे इसकी लंबाई कितनी होती है, ये मतलब कैसे क्या होता है इसमें, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। फिर हमारा अमाशय, ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। ये हमारा पेट है, स्टमच यानी अमाशय। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आपको पता है, आपने जैसे भोजन खाया और 4 घंटे के पहले जब आपको वोमिटिंग होती यानी पलटी होती, तो वैसे जो आपने खाया दूध, दही, पनीर और मैगी, मैक्रोनी वैसे ही पूरा निकल आता। क्यों? क्योंकि 4 घंटे तक भोजन रहता है। 4 घंटे में पाचन करने में इसको 4 घंटे लगते हैं, यानी किसी चीज़ को पचाने में 4 घंटे लगते हैं। तभी आपको ऐसा वो प्लास्टिक रहित जो चीज़ें होती हैं उनको खाने से डॉक्टर अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो पचाने में बहुत मेहनत आपकी बॉडी को करनी पड़ती है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप हेल्दी भोजन करिए, ना कि आप बाज़ारों का या वैसी चीज़ें खाएं ताकि आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान हो। तो जो पचाने में 4 घंटे लगते हैं, अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे रहता है। तो इसलिए ताकि आपको भोजन अच्छी तरह से पचित हो। उसके बाद भोजन अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत। देखो नाम अपोजिट है, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, लेकिन फ़र्क कितना होता है? छोटी आंत पतली होती है और बड़ी आंत मोटी होती है, इस अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। अब वैसे अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो जो छोटी आंत होती है वो वाकई बड़ी होती है और जो बड़ी आंत होती है वो वाकई छोटी होती है। यानी अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अगर क्वेश्चन आए कि भोजन यानी मनुष्य के आहार नाल में यानी जो भी पाचन तंत्र है उसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किस भाग में होता है, तो किस में होता है? छोटी आंत में। ध्यान रखना बच्चों, यानी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद फिर हमारा भोजन जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत हम देखेंगे, जो बड़ी आंत होती है आपकी, इसमें भोजन का अवशोषण होता है। आप ध्यान से देखेंगे कभी कभी आपकी जो लैट्रिन होती है वो बहुत पतली जाती है, तो इसलिए क्योंकि भोजन जो होता है उसमें पानी का यानी जल का अवशोषण कौन करता है? वो हमारी बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत जो होती है वो भोजन के यानी जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो ये जल का अवशोषण करता है। यानी जब आपकी पतली या लैट्रिन जाती है, मल यानी पतला जाता है, वो तब जाता है जब आपकी बड़ी आंत को कोई क्षत पहुंचती है, यानी वो जल का अवशोषण नहीं कर पाती, तभी आपको पेचिस वगैरह की जैसे दिक्कतें होती हैं, तो वो हमारी बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के बाद आता है आपका मलद्वार यानी गुदाद्वार। जो अपचित भोजन है, बिना पचा हुआ भोजन है, वो हमारे मलद्वार बाद निकल जाता है। इसमें एक चीज़ और होती है जिसे हम परिसेचिका लिखे हैं या इंग्लिश में से अपेंडिक्स बोलते हैं। ये शरीर का अवशेषी अंग होता है, यानी ये सेलुलोज को पचाने में काम करता था। यानी जो हमारे पूर्वज थे वो घास फूस तब के ज़माने में खाते थे, तो ये जो हमारे पेट में अपेंडिक्स यानी परिसेचिका होती थी, ये पाचन करने में मदद करती थी सेलुलोज का। लेकिन आजकल इसे अगर नहीं होती, अब बहुत कम ही पाया जाता है। इसको डॉक्टर ऑपरेशन से निकाल भी देते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो ये है हमारी अपेंडिक्स, ये हमारा है गुदाद्वार। और इसके बाद हम आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट दिन आपको करवाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि जितनी भी हमने आज आपको पोषण के बारे में, पाचन के बारे में जितना कुछ बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है जिसमें हमने आपको बेसिक से आपको सारा डिटेल से बताए हैं। और जो अगली वीडियो इसी की नेक्स्ट पार्ट आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवांडक, अग्र चवांडक, ऐसे सारे चीज़ें हम एकदम बेसिक से और डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ इसमें हमने आपको ब्रीफ में समझाया कि
अग्नाशय में ये होता है वो होता है। उसके बाद जब हम इसकी डिटेल नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम बताएंगे कि अमाशय किस आकार का होता है, इसमें कौन कौन से पाचक रस होते हैं, इसकी लंबाई कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, ये सारी चीज़ें, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये सारी चीज़ें। ये अग्नाशय है हमारा, पित्तरस क्या होता है, पित्तरस का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप जैसे बर्गर, मैक्रोनी और खाना, दाल चावल सब्जी चावल खाते हैं, उसके बाद जो आपका मल निकलता है वो सिर्फ येलो कलर का क्यों निकलता है, ये किसके कारण होता है, बिलिरुबिन क्या है, यूरोक्रोम, ये सारी चीज़ें यूरिन के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।